नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं अथर काज़मी खदीजा टीवी के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं और मैं अपनी जानिब से और खदीजा टीवी टीम की जानिब से यौम आज़ादी की मुबारकबाद तमाम नाज़रीन को पेश करता हूँ। आज़ादी लफ्ज़ यूँ तो देखने में बहुत छोटा लगता है, क्योंकि सिर्फ लफ्ज़ों से देखा जाए तो आज़ादी के क्या माने हैं, लेकिन आज़ादी एक ज़िम्मेदारी का एहसास है। आज़ादी इंसान के अपने दिलो जिगर को आज़ाद रखने का ख़याल है। आज़ादी बहुत ही अहम चीज़ है, लेकिन एक ज़िम्मेदारी भी है। नाज़रीन, जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उसकी क़द्र क़ीमत नहीं जानते। उसी तरीक़े से 70 साल पहले हमें आज़ादी मिली। आज़ादी का वो ख़याल हमारे अंदर नया नया था। हमारा जोश, हमारा वलवला, हमारा हौसला आज़ादी के जश्न मनाने में आगे आगे रहता था। लेकिन जब हमें आज़ादी मिल गई और हमारे 70 साल गुज़र गए तो शायद हमारे दिलों में जश्न आज़ादी की ये चमक धीमी पड़ गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? शायद इस वजह से क्योंकि आज़ादी का ख़याल हमारे दिलों में शायद पुराना हो चुका है। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम उन तमाम रहनुमाओं को याद करें जिन्होंने अपनी क़ुरबानी, अपने सेक्रीफाइसेस से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। हमें आज़ादी तो मिल गई, और आज़ादी के बाद के क्या ख़यालात हैं और आज़ादी के टाइम पर क्या माहौल था, इन तमाम पहलुओं पर, चीज़ों पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ मेहमान बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने हिस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल किया था, और अब वो एक टीचर की हैसियत से सीनियर क्लासेस को हिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं यूनिटी कॉलेज हुसैनाबाद कैंपस में। हमारी मुराद है जनाब सैयद मेहदी नकवी साहब से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए नाज़रीन, उनका खैर मकदम करते हैं। और ये प्रोग्राम हमने उन तमाम स्कूलों में जाकर भी शूट किया है और उन तमाम तलबा से उनके एहसासात इस आज़ादी को लेकर के आएँ, उस पर भी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नकवी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। पहला सवाल ये कि आज़ादी के जो मानी हैं, हमें 15 अगस्त सन 1947 को ये आज़ादी मिली, तो आप अपनी ज़बानी में अपने व्यूज़ आज़ादी के उसमें क्या रखना चाहेंगे? आपका जवाब देने से पहले मैं तमाम हिंदुस्तानियों को आज के इतनी खुशी के मौके पर लोगों को आज उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपका जवाब अगर ऐसे शुरू किया जाए कि आज़ादी के मुख्तलिफ़ मायने निकाले जा सकते हैं, जैसे कि आज़ादी क्या है? आज़ादी एक ज़िम्मेदारी है। एक ज़िम्मेदारी हर उस नौजवान पे जो इस देश में आज़ाद पैदा हुआ है। वाह। एक दूसरी बात ये कि अगर हम आज़ादी के सिलसिले में बात करें तो उसकी दूसरी डेफिनेशन भी है जो हमें जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी रात को 12 बजे की वो बहुत मशहूर स्पीच उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो उन्होंने पेश की, आज़ाद भारत की सबसे पहली स्पीच जिसको हम कहते हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उस नाम से मशहूर है। उन्होंने हमें बताया इंडिपेंडेंस एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज़ाद हो गए और घरों में बैठ जाएं। इसका मकसद ये नहीं था। इसका मकसद ये था कि हम आज़ाद हो गए हैं, अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। एक ऐसा भारत बनाएं जो उन्होंने सपना देखा था। वाह। एक दूसरा डेफिनेशन ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम अपने टारगेट को सोचें और हम अगर अपने टारगेट को सोच लें और उस पर अमल करें तो वो हमारा मकसद रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक मकसद है कि हम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक, ये हमारा टारगेट है जी। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं कि हमारा अमल क्या होना चाहिए, तभी तो हम टारगेट तक पहुंच सकते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, है ना जी। तो हमारा टारगेट हमें अपने अमल को डिफाइन करने पे मजबूर करेगा, है ना। तो आज़ाद भारत क्या है? जिम्मेदारी। और अगर हमें आज़ाद भारत को प्रोग्रेस की तरफ ले जाना है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो आज़ादी का मतलब ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों के ग़ुलाम हो जाएं। वाह। तो इसका मकसद ये है कि हम अपनी डेफिनेशन को जो हमने आज़ादी की नेहरू जी से सीखते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा देश हरदम तरक्की करे, यही मेरी भी डेफिनेशन रहेगी कि ये आज़ादी है। नकवी साहब, हमने कोशिश की तमाम उन तलबा से जानने की, जी। तमाम उन स्टूडेंट से जानने की कि आज़ादी क्या है। जी, आइए ज़रा उनके तासुरात भी देखते हैं। ज़रूर।
पहले तो मैं आपके खतीजा चैनल को शुक्रगुजार हूँ, ताकि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम अपने ओपिनियंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें इंडिपेंडेंस को लेके। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपका सवाल था कि इंडिपेंडेंस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस इज़ अ काइंड ऑफ फ्रीडम दैट वी अटेन टुडे। हम इंडिपेंडेंस से ये सीखते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, हम किसी भी कार्य को करने के लिए किसी के मुकाबिल नहीं है, हम किसी से पूछने नहीं जाएंगे कि हमें यह करना है या नहीं। पढ़ने के लिए या किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए हम किसी के लिए ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। हम अपनी इच्छा को अपनी इच्छा से पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी कार्य को करने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक से हमें नहीं गुजरना पड़ता है। आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम इस आज़ादी को मेंटेन रखें और अपने देश को दोबारा गुलाम होने से बचा के रखें। ये हम इन तरीक़ों के कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मानंद ने बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें। इसी टॉपिक पे हमारी गवर्नमेंट काफ़ी रिफॉर्म्स भी किए हैं। उन्होंने काफ़ी गाँवों में जहाँ पे एजुकेशन की लैक थी, वहाँ पे काफ़ी एजुकेशन रिफॉर्म्स चलाएँ। जैसे कि हम जानते हैं एक प्रोवर्ब भी निकला है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस प्रकार के काफ़ी रिफॉर्म्स किए जो हमारी कंट्री के लिए यूज़फुल रहेंगे। इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और इस तरह एजुकेट होने के बाद हमारे जो पीपल हैं वो अपनी कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे को गुलाम होने से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू खतीजा चैनल एंड सेकंड टू माय प्रिंसिपल। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। इस दिन जब से पहले हम लोग के द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, भगत सिंह और कई ऐसे अमर शहीद हैं जिन्होंने अपना तन मन धन को लगाकर हमारे देश को आज़ादी दी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ये हैं कि हम लोग को अपने देश को और विकसित करना चाहिए और उन्नति करनी चाहिए हमारे देश को। जैसे कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को पढ़ाई के लिए, लिटरेट के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उन्हें छोटे छोटे कामों पे लगा देना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग के देश, हमारे देश के बच्चे अगर वो पढ़ाई करेंगे, लिटरेट होंगे, तो उससे हमारे देश का ही विकास होगा। नफ्सो, आपने देखा बच्चों ने किस तरीके से बात की है आज़ादी को लेकर। ये आज़ादी हमारे लिए कितनी अहम थी और क्या हालात थे, क्योंकि आप खुद हिस्ट्री के टीचर भी हैं और उसकी आपने पढ़ी है, तो उस वक्त का अगर मरहला देखें, उस वक्त के जो हालात देखें, उस पर ये आज़ादी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। देखिए, अगर हम यूँ कहें कि आज़ादी हम किससे चाह रहे थे उस वक्त, जी आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, ये हम सब जानते हैं। 200 साल की मशक्क़त, 200 साल का खून हिंदुस्तान को आज़ाद करने में लगा है। बिल्कुल, है ना। तो हम आज़ादी चाहते किससे थे? अगर आप पिछले बैकग्राउंड में चले जाइए, 800 साल दिल्ली सल्तनत ने हुकूमत की, फिर 500 साल, 300 साल उस पर फिर मुग़लों ने हुकूमत की। क्या कोई तब हिंदुस्तानी उठा और कहा कि हमें आज़ादी चाहिए? नहीं। ये अंग्रेज़ ही क्यों थे? उसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान को जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने हुकूमत की यहाँ पे और मुग़लों ने की, तो वो इस देश में रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम वापस चले जाएंगे। ये यहाँ रहे, उन्होंने चीज़ों को बनाया। आज भी आपके सामने उनका दिया हुआ आर्किटेक्चर और सब कुछ मौजूद है, सब कुछ। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सिर्फ नुकसान पहुँचाया है। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे अगर बैकग्राउंड की बात की जाए कि हिंदुस्तान उस ज़माने में, मुग़ल पीरियड में जी, उस ज़माने में 23% दुनिया की इकोनॉमिक चीज़ को शेयर कर रहा है। मसलन अगर पूरे कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में 100 रुपये है, पूरे वर्ल्ड में 100 रुपये है, तो अकेला हिंदुस्तान ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जहाँ पे उसके पास 23 रुपये है उस टाइम पे। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना अमीर, कितना प्रॉस्पेरस जिसको कहें, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बिल्कुल। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तब 23% वर्ल्ड इकोनॉमी हिंदुस्तान अकेला शेयर कर रहा है। लेकिन जब हिंदुस्तान को छोड़ के अंग्रेज़ सन 47 में जा रहे थे, सिर्फ कुल 4% बचा। महंगाई का आलम क्या होगा, गुर्बत का आलम क्या होगा। अब आप यूँ देखिए, हमसे कहा जाता है कि बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के ख़त्म होते वक्त इंडिया बिकेम द कैश काउ ऑफ द ब्रिटिश। मतलब वो जो चाह रहा है हमसे लूट के लिए जा रहा है। और वी वर ओप्रेस्ड एंड वी पेड फॉर आवर ओन ओप्रेशन। हमने अपनी गुलामी के लिए उनको पैसे दिए हैं, समझ लीजिए जी। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मसलन एक मिनट रुकते हैं, यहाँ पे हम बच्चों के तासुरात लेते हैं। नाजरीन, हम पहुँचे यूनिटी कॉलेज हुसैनाबाद कैंपस में और कुछ बच्चों से हमने गुफ्तगू की योम आज़ादी के लेके। आइए
उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं, वो कि बच्चे आज़ादी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। आइए इस यूनिटी स्कूल की तालिब इल्म स्टूडेंट जो अपनी लफ्ज़ों से किसी को भी मुरीद बना सकती हैं, आइए 15 अगस्त के सिलसिले में उनके तासुरात जानते हैं। हमारी मुराद है फ़ातिमा बतूल साहिबा जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है फ़ातिमा, और पहला एक सवाल 15 अगस्त और 15 अगस्त, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएं? 15 अगस्त को अगर कोई डिफ़ाइन करना चाहे तो मैं यूँ कहना चाहूँगी, अगर हम आज से तकरीबन 100 साल पुराना हिंदुस्तान देखें, उस वक्त हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, उनका राज था, और हमारे देशवासियों की, इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं थी उस सोसाइटी में, कोई भी हैसियत नहीं थी। उन अंग्रेज़ों ने उनको अपने सारे राइट से डिप्राइव कर रखा था। सैलरी उनको नाम की मिलती थी, किसी भी बड़ी पोस्ट पर उनका कोई हक़ नहीं था, हर तरफ डिस्क्रिमिनेशन था। नफ़रत की फ़ज़ाएँ घोली जा रही थी ताकि उनके लिए रास्ता हमवार हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क से फ़ायदा उठा सकें, हमारी इकोनॉमी से और बाकी जो फ़ायदे वो उठा सकते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तानियों ने ये फ़ैसला किया कि हमें इस राज से निजात पानी है, हमें इस फ़ॉरेन डोमिनेशन से छुटकारा हासिल करना है, और उन्होंने सबने मिलकर कोशिश की, तो 15 अगस्त वो दिन था जब उनकी कोशिश रंग लाई और हमारा हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बना। आपकी नज़रों में आज़ादी का क्या मकसद है? अगर आज़ादी की बात करें तो इंसान की ज़िंदगी में आज़ादी की इतनी इम्पोर्टेंस है कि रोज़ा आशूर इमाम हुसैन ने कहा था अपने दुश्मनों से कि अगर तुम किसी दीन से ताल्लुक़ नहीं भी रखते हो तो कम से कम अपनी दुनिया में आज़ाद रहो। आज़ादी का मतलब यह है कि इंसान किसी भी चीज़ का ग़ुलाम ना हो, न जहालत का ग़ुलाम हो, न फ़क्र का ग़ुलाम हो, ना ऐसी सोच का ग़ुलाम हो कि जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुँचे, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पाक फ़ितरत से सोचें, क्योंकि इंसान की फ़ितरत पाक होती है। जब तक वो किसी चीज़ का ग़ुलाम नहीं होता वो कोई गलत कदम नहीं उठाता। तो लिहाजा अगर हम आज़ाद हैं तो हम हमेशा तरक्की की तरफ ही बढ़ेंगे, कमाल की तरफ ही पहुँचेंगे। आइए एक और होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, आलिशा रिजवी साहिबा, उनके तासुरात जानते हैं। आज़ादी, ये जो हमारी आज़ादी है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये कोई आसान नहीं था। ये जो हमारे ब्रिटिशर्स के ग़ुलामी से, जो ग़ुलामी की तारीकियों से हम आज़ादी की रोशनी तक जो सफ़र था, ये कोई आसान सफ़र नहीं था, बल्कि इस सफ़र में हमारे कई रहनुमाओं ने अपनी जानें तक गंवा दी हैं, और उनके जो कंट्रीब्यूशंस थे उसको हमें रायगा नहीं जाने देना चाहिए। जो उनकी क़ुरबानियाँ हैं उनको कभी रायगा ना जाने दें, बल्कि हमें ये चाहिए कि हम अपने मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, ताकि जिस इंडिया का, जिस हिंदुस्तान का, जिस भारत का ख्वाब महात्मा गांधी ने देखा था, उस ख्वाब को हम सच कर सकें। ये जो क़ुरबानियाँ उन्होंने दी थी उनके लिए मैं कुछ लाइंस कहना चाहूँगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यहाँ से जो आप जिस तरीके से एक फाइनेंशियल पोजीशन जो थी, जी, उस देखिए, पर आपने इशारा किया। मैं फाइनेंशियल पोजीशन पे इसलिए इम्पोर्टेंस रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा सबब है हिंदुस्तान की गुर्बत का। यूँ तो हमको पॉलिटिकली परेशान किया गया, हमें सोशली परेशान किया गया। ये तो बहुत मशहूर वाक़या है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब हम कुत्ते से भी कमतर कर दिए गए थे। अपने आप को इतना सुपीरियर कौम मान रहे थे, हम इतना इन्फीरियर कौम मान रहे थे। ये सोसाइटी बेस्ड ना जाके अगर सिर्फ इकनॉमी में बात करें तो हमारे नाजरीन को ताज्जुब होगा। अगर आप ये देखिए 15% अंग्रेज़ ब्रिटेन में रहने वाले जो अमीर हुए हैं वो इंडिया के पैसों पे हुए हैं। यहाँ से जो लोग 15% इंग्लैंड में अमीर लोग हुए हैं वो हिंदुस्तानी पैसे पे हुए हैं। अब आप सोच लीजिए 15% और उस ज़माने का। दूसरी चीज़ 1943 में बंगाल में एक बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त। और ये टाइम पीरियड अगर हम ले जाएं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है। बंगाल में ऐसा अकाल पड़ा था कि 4 मिलियन पीपल्स लॉस देयर लाइव्स। 4 मिलियन लोगों ने अपनी सिर्फ जानें गंवा दी और ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। जब इंग्लैंड बात पहुंची
कि देखिए भाई यहाँ हिंदुस्तानी मर रहे हैं, तो विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया, वाई हैजंट गांधी डाइड येट, जब लोग मर रहे हैं तो अभी तक गांधी क्यों नहीं मर गया। लेकिन ये देख लीजिए, उन्होंने पलट के कुछ करने की, सोल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन पलट के उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि उनका देश का सबसे बड़ा रहनुमा अब तक क्यों नहीं बना। लीडरशिप पे वो था, सवाल था, लीडर क्यों नहीं खत्म, हमारे देश पे सवाल था। दूसरी चीज़, अब ये देखिए वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अब यहाँ पे 1/6 ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स व इंडियंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटिश सोल्जर्स कितने हैं तो 1/6 इंडियन सोल्जर्स हैं, जिसमें कहा जाता है कि 65,000 लोगों की जानें गई हैं सिर्फ उसमें, जो अभी तक काउंट किया गया है, दूसरी चीज़ 42,000 लोग गुमशुदा हैं, कोई ख़बर नहीं उनकी, कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर से जानवर, यहाँ पर से अंग्रेज़ों की ड्रेस, कम से कम 1.3 मिलियन ड्रेसेस सिल के सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए गई हैं। ये बात देख रहे हैं, लड़ाई उनके वजह से लड़ाई हो रही है, यूरोप में लड़ाई उनकी हो रही है, लेकिन पिस कौन रहा है? हिंदुस्तानी। यहाँ से पैसा जा रहा है, यहाँ हिंदुस्तानी जो बहुत मशक्क़त से टैक्स दे रहा है, टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है। फिर यहाँ ड्रेस हिंदुस्तानी दे रहे हैं बना के, लोग यहाँ के मर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ अगर आप ये देखिए कि वो कहते हैं, बहुत तोहमत लगाई जाती है कि हिंदुस्तान के लिए हमने तो बहुत कुछ किया है, हमने रेलवेज़ दी हैं उनको। क्या रेलवेज़ क्या हमारे लिए थी? नहीं, रेलवेज़ हमें समझना पड़ेगा उन्होंने अपने मकसद के लिए किया। वो कैसे? वो इस वजह से कि उन्होंने रेलवे ट्रैक्स इतनी प्लानिंग से बिछाए थे कि उनकी फैक्ट्री से लेके शिप्स तक, उनके पोर्ट तक रेलवे लाइंस थी कि यहाँ से सामान उतरेगा, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा, फिर वापस चला जाएगा। इसमें हिंदुस्तानी कहाँ बेनिफिट हो रहा है? दूसरी बात, अगर आप देखिए इंग्लैंड में जो रेलवे सिस्टम था, वहाँ 1 मील की जो कॉस्ट आ रही है, वो हिंदुस्तान में अगर आके देखें, वो 1 मील पे उसकी 2.5 गुनी कॉस्ट आ रही है, और किसके पैसों से? इंडियन टैक्स पेयर से। तो यहाँ पर भी रेलवे उन्होंने अपने मकसद से किया, नाम हमारा लगाया, लेकिन पैसा भी तब भी हमारा जा रहा है। बहुत फ़ख्र से कहते हैं सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। उसका एक जुमला मेरा ये है कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर बिकॉज इवन गॉड्स डू नॉट ट्रस्ट देम इन द डार्क। खुदा भी उनको अकेले में उनसे भरोसा नहीं करता, इस वजह से वहाँ पे अंधेरा नहीं होता। ये आप देखिए कि तकरीबन 190 साल जो हम पे हुकूमत की है, उसकी यही वजह है कि हमारा एक एक आना, एक एक पैसा किस तरीक़े से बिन मतलब यहाँ से इंग्लैंड जा रहा है और उनका फ़ायदा हो रहा है, और हिंदुस्तान गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। इन ब्रिटिश की इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है ब्रिटिश में, उसका सबसे एक बड़ी वजह है हिंदुस्तान का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिंदुस्तान की प्राइवेट एंटरप्राइज को ख़त्म करके उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया। एक एग्जांपल आप सुनना चाहेंगे, आप हैरत में आ जाएंगे जी। जैसे कि यहाँ पे जो इंडियन वीवर्स थे, जो हाथ से सिलाई का काम करते थे, ब्रिटिशर्स ने उनको अपनी फैक्ट्री में दावत दी, क्या हमारे क्या काम करो, पैसे कम देंगे। उन्होंने मना कर दिया कि हमारी फैक्ट्रीज़ का क्या होगा भाई, हम कैसे काम करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं करोगे। उनके अंगूठे तक कटवा दिए थे ताकि वो अपने फैक्ट्रीज़ में काम ना कर पाए। हमारे क्या नहीं कर पाओगे तो अपने क्या भी नहीं कर पाओगे। तो 200 साल का इस तरीक़े का जो टॉर्चर था, वो किस तरीक़े से हिंदुस्तानियों ने बर्दाश्त किया है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं, या अगर हम असली दिल में मोहब्बत रखते हों तो हम समझ सकते हैं। वतन की मोहब्बत, वतन की अगर दिल में है तो नकवी साहब, हमारी जो कुर्बानियाँ थी, जो तमाम उन लीडरों ने, कि जो अक्सर करके हमारे कहा जाता है कि गरम दल के और नरम दल के जो नेगोशिएशन पे भरोसा करते थे, यानी नॉन वायलेंस, अहिंसा पे, और जो हिंसा, तो ये दोनों कैटेगरी हैं। तो आप दोनों को किस तरह से डिफाइन करेंगे और उसको उनका कैसे एक खाका खींच के हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएंगे? देखिए, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने बहुत मशक्क़त से अपनी बात को पहुंचाने के लिए, हिंदुस्तान की लोगों की बात पहुंचाने के लिए अंग्रेज़ों से एक रास्ता बनाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत सन 1885 से हुई थी, और उस ज़माने में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, उनको मॉडरेट कहा जाता था, और उन लोगों ने तरीक़ा अपनाया था
प्रेयर्स, प्रोटेस्ट, पेटिशन। जी मतलब हम उनके सेंस ऑफ जस्टिस पे भरोसा करते हैं, लिहाजा हम बातचीत के ज़रिए उनसे चीज़ों को कर सकते हैं। हम लड़ेंगे नहीं उनसे, क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन उनका है। एडमिनिस्ट्रेशन से किसी कीमत पे नहीं लड़ सकते, क्योंकि पुलिस उनकी है, आर्मी उनकी है। तो उन्होंने, जिनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल इंडियंस, एजुकेटेड इंडियंस, उन्होंने एक रास्ता निकाला कि हम बातचीत के ज़रिए अंग्रेज़ों से बात करेंगे, और इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट होता है। लेकिन आते आते सन 1905 और उसके बाद अगर आप देखिए, हिंदुस्तान की कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरा सेक्शन निकल आता है, उनको कहा जाता है असर्टिव नेशनलिस्ट। वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ बातचीत से नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस, हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। देख रहे हैं दो पावर पॉलिटिक्स। जी, पावर पॉलिटिक्स। उस जमाने में मॉडरेट्स धीरे धीरे कम होते गए, इनको बढ़ावा मिलता गया। लेकिन क्या ये भी कामयाब है कि ये सवाल है? दोनों कामयाब हैं, दोनों कामयाब हैं। सन 1919 तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ गए। और फिर 1919 के बाद से गांधी जी ने जो चंपारण वगैरह संभाला है, और खेड़ा, गुजरात, अहमदाबाद से लेके वापस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ लेके आए हैं, तब हिंदुस्तान को एक नया डायरेक्शन मिला है कि हाँ, हिंदुस्तान एक अहिंसा का मार्ग जानता है, जिसमें वो खून खराबा नहीं करेगा, और सुकून से अपना पीसफुल प्रोटेस्ट सड़क पे उतर के वो अपनाएगा, जो गांधी जी का एक रास्ता है। लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही अगर एक इंसिडेंट आता है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जहाँ पे गोरखपुर में पुलिस वालों को बंद करके पुलिस थाने में आग लगा दी थी, चौरी चौरा में, गांधी जी ने फ़ौरन के फ़ौरन वहीं पे अपना मूवमेंट रोक दिया कि नहीं, अगर ये होगा तो मेरा ये रास्ता नहीं है। वाह। तो वहीं पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है हिंदुस्तान की उसमें। लेकिन नहीं, हिंदुस्तानी माने और गांधी जी के रास्ते पे चले, और कम वक्त में तकरीबन 20 साल की उसमें और 25 साल की उसमें वक्फे में हमें आज़ादी मिली। हम बात करें अगर नकवी साहब कि आज़ादी के इस जहाँ पर हम खड़े थे जी, वहाँ से हमें आज़ादी मिलना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उसको नॉन वायलेंस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ के महात्मा गांधी ने यहाँ तक पहुँचाया। जी, आज़ादी मिलने के बाद जी, हमारी जिम्मेदारियाँ कैसे बढ़ी, और कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ थीं जो अब हम तक पहुँची, और उसको हमें तमाम देशवासियों के या कहें मुल्क के लोगों को आगे बढ़ाना है। सवाल का जवाब देने से पहले आप अगर अंग्रेज़ों की बात कीजिए, उन्होंने इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, इतना खून बहाया, इतना लूटा वगैरह वगैरह। ये ऐसा देश है जो वापस अपने मुल्क में कहता है कि हम डेमोक्रेसी हैं। जी। अब आप देखिए इस बात को, हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करके वो कहता है कि नहीं, हम डेमोक्रेसी हैं। उनका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। वो इन चीज़ों के मानने वाले हैं कि नहीं, सब लॉ के बराबर है, जो कुछ भी होगा कानून के तहत होगा। और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वहाँ का बादशाह हो, चाहे क्वीन हो, कोई हो, सब पे एक ही कानून लागू होगा। लेकिन यहाँ वो क्या कर रहे हैं? तो इसमें ऐसी सिचुएशन में जो हमको आज़ादी मिली है, हम बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके थे। हमें फिर वापस नेहरू जी की उसी स्पीच के ऊपर जाना चाहिए, वहाँ पे हमें पता चलेगा। उन्होंने एक कहा है कि हमें आज़ादी तो मिल गई, नाउ वी हैव टू बिल्ड अ नोबल मैंशन। हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, एक ऐसा घर बनाना है जहाँ पे सिर्फ प्रोग्रेस के रास्ते खुले हों। हमें एक ऐसा घर बनाना है जहाँ पे ये कोई ना कहे कि तुम हिंदू हो, तुम वहाँ पे ये कोई ना कहे कि तुम मुसलमान हो, तुमने ये नहीं किया, हमने ज़्यादा किया। ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ प्रोग्रेस का रास्ता चुनना होगा, हमें सेक्युलरिज्म का रास्ता चुनना होगा। हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना होगा जहाँ पे हम उसको सिर्फ ऐसी निगाह देखें जो प्रोग्रेस की निगाह होगी, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होगी। समझ रहे? तो अगर डेवलपमेंट की बात होगी तो हमें उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनाना होगा जो नेहरू ने हमको सन 47 की स्पीच में हमें बताया है। वही हमारा एक रास्ता होना चाहिए। और वक्त के साथ साथ हमें ज़माने के साथ साथ अगर अपनी चीज़ों को और अपने करने के तरीक़ों को अगर बदलते रहें, और एक दूसरे का साथ हमें बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। क्यों? हमारे जो रहनुमा, हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत खून बहाया है।
अपना घर छोड़ दिया है, फांसी पे लटक गए हैं, नई शादी हुई है, बीवी को देखा नहीं, चले गए देश आज़ाद कराने, भगत सिंह। जी। तो हमें उनके रास्ते को पर चलना है कि जहाँ पे हम सब मिलके इकट्ठा एक दूसरे को भाईचारगी के साथ हम साथ में रहें और अपने देश को एक तरक्की की तरफ ले जाएं जो हमारा टारगेट है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही होनी चाहिए जैसा कि हम अपने टारगेट के लिए सोचे हुए। तो सब बहुत अच्छी बातें, लेकिन आइए फिर एक बार जी। तो दूसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चे वहाँ पे क्या सर, आज़ादी का मकसद है, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और इसमें कड़ी मेहनत थी हमारे देश के उन लोगों की, भगत सिंह, राजा राम मोहन रॉय और कई लोगों ने हमारा देश आज़ाद कराने के लिए अपनी सारी मेहनत लगा दी और अपने खून से हमें आज़ादी दी। बेटा, अब आज़ादी तो हमें मिल गई जी। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए? हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश फिर से कभी भी गुलाम ना बन सके। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें हमेशा कड़ी एकता, एक तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एकता होती है अपनी। अगर हम लोग कि भारत देश में अगर हम लोगों का एका रहेगा तो हम लोग को कोई भी देश तोड़ नहीं सकता। बहुत खूब। आज़ादी जी एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है जी। इसको आप हमारे नाज़रीन तक कैसे पहुँचाएंगे? सबसे पहले मैं सभी नाज़रीन को सलामुन अलैकुम कहना चाहूँगी और मैं ये बताना चाहूँगी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हम ये चाहेंगे कि हम उसको इस तरीके से मनाएं कि हमारे देश में खुशियाँ और जो भी हमारे देश में गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हमारा देश एक महत्वपूर्ण देश है, हमें उस चीज़ को इतना पर्टिकुलरली लेना चाहिए, हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे शहीद हुए जिनको शहीदों के नाम से जाना जाता है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और यहाँ तक कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक महात्मा गांधी। हमें उन सबको उस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारा देश आज़ाद करने में हमारी बहुत मदद करी। आज उनकी वजह से हमारा देश आज़ाद है, तो हमें उनको याद करके उनको सब अपना संपर्क करना चाहिए और ये प्रॉमिस लेना चाहिए सबसे कि हम अपने देश को अब किसी का भी गुलाम नहीं बनने देंगे। मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत ज़्यादा गर्व है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी का मतलब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों और हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के बहुत ही अच्छे नागरिकों ने हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा देश सैकड़ों सालों से अंग्रेज़ों की गुलामी में गिरफ्त था, लेकिन हमारे देश के नागरिकों के कठिन परिश्रम के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उन्होंने अपने जान की बाजी लगा कर हमको स्वतंत्र कराया, बहुत सारे बलिदान दिए और उनमें जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई आदि, उन्होंने हम लोग के लिए बहुत कुछ करा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने देश को आज़ाद करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं और मैं आपको बहुत अच्छा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हूँ। मेहदी नकवी साहब, हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की मानंद है, अलग अलग मुख्तलिफ फूल हैं, अलग रंग है, अलग खुशबू है, लेकिन फिर भी एक गुलदस्ते में है। इसमें हम कैसे कहेंगे कि अनेकता में एकता? जी, आप हमारे नाज़रीन को कैसे बताएंगे इसको? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर 50 किलोमीटर की दूरी पे एक ज़बान बदल जाती है। जी। ये इंग्लैंड नहीं है जहाँ पे एक ही धर्म है, एक ही ज़बान है, नहीं, ज़बान बदल रही है, रिलीजन बदल रहे हैं। लेकिन अगर आप यूँ देखिए, नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक अंग्रेज़ों ने हमें एक चीज़ दी है, वो है ज़बान। एक ज़बान से हमको जोड़ दिया है। हम पहले क्या होता था कि जो नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर प्रदेश लखनऊ का इंसान है, वो केरला की बात नहीं समझ सकता था, केरल के लोगों की नहीं बात समझ सकता था। अब क्या है, एक लिंगुआ फ्रैंका है, हम लोग के बीच में एक चैनल बन गया है अंग्रेज़ी ज़बान का। अब हम उस ज़बान से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। और यही एक तरीक़ा था जिससे हिंदुस्तान में नेशनलिज्म की फीलिंग भी बढ़ी, यानी उनकी ही ज़बान से हमें फ़ायदा पहुँचा, हथियार मिल गया। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि हमें जब फ़ायदा पहुँचा है तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना भी चाहिए, है? तो हम इस फ़ायदे को कैसे उठाएं? कोई अपनी ज़बान में किस तरीक़े से देशभक्ति के गीत गा रहा होगा, कोई उत्तर प्रदेश में अलग, कोई गुजरात में अलग, लेकिन बंगाल में अलग, कोई मराठी में अलग, लेकिन गा सब एक रहे होंगे कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
यही सबके लबों पे आज ही के दिन ये गाना होगा अपनी अपनी ज़बान में। लेकिन इसके पीछे हम इस चीज़ में ना पड़ जाएं कि हम रीजनलिज़म में अपने आप को डिवाइड कर लें कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हम गुजराती से क्या मतलब, वो बंगाल में क्या हो रहा है हमसे मराठी से क्या मतलब। नहीं, अगर हम अपना एक ही रिलीजन बना लें इंसानियत, तो हम उसके पहलू से देखें कि नहीं हम हिंदुस्तानी हैं, तब देखिएगा भारतीय हैं, तो देखिएगा कि कैसी एक ज़बान हो जाएगी। मुख्तलिफ ज़बानें हों लेकिन वही चीज़ हम अलग अलग ज़बानों में एक ही चीज़ कह रहे होंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं और सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नकवी साहब आइए देखते हैं कि बच्ची ने बड़ा खूबसूरत सा एक नगमा है जो इस 15 अगस्त के टाइम और यूनिटी की ये तालिब इल्म हमारे लिए एक बेहतरीन सा नगमा पेश कर रही है। देखते हैं। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम बेट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जला जाएंगे। ए वतन तेरी जानिब उठी जो कहर की नज़र, उस नज़र को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने ठोकरों से, उसे हम गिरा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। नाजरीन, ये स्पेशल प्रोग्राम यौम आज़ादी के सिलसिले में आपने समाअत फरमाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के अंदर एक हिंदुस्तानी दिल भी है और उसके अंदर वतन की मोहब्बत भी है। वतन की मोहब्बत जब अंगड़ाई लेती है तो सारे जज्बे टूट कर सिर्फ एक ही लफ्ज़ अदा करते हैं, एक ही शेर कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपने इस बच्ची को भी सुना, एक खूबसूरत लहजे के साथ एक तराना पेश किया। वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। इससे कबल कि आपको अलविदा कहें, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने वक्त दिया और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही वतन की मोहब्बत और आज़ादी के लिहाज से। खुसूसी तौर पर यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम यौम आज़ादी के सिलसिले में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने दिल में वतन की मोहब्बत इसी तरह से रखिए, वतन के लिए जज्बा रखिए, ईसार का जज्बा रखिए, कुर्बानी का जज्बा रखिए। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।